नमस्कार मित्रों, बीच बहस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कार्यक्रम समसामयिक विषयों पर आधारित होता है और आज का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान समय में आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार। दोस्तों, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम निरोग हैं, हम स्वस्थ हैं, तो ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तो हम स्वस्थ कैसे रहें, निरोग कैसे रहें, और अगर कोई रोग हमको घेर लेता है तो हम उसका आयुर्वेदिक उपचार कैसे करें, इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर हरीश भाकुनी साहब। भाकुनी साहब राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में पदस्थापित है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा आज का विषय है, इस विषय पर हम बातचीत आगे बढ़ाएं तो हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि वर्तमान समय में आयुर्वेद का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, आयुर्वेद का आप देखते हैं, आयुर्वेद एक जीवन शैली है जी। उसमें आपको न केवल उपचार की बात है, लेकिन आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है, आपकी दिनचर्या, आपकी रात्रिचर्या, आप कैसे रहें, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, ताकि जो आयुर्वेद के प्रयोजन हैं बेसिकली, पहला स्वास्थ्य का रक्षण करना, और दूसरा जो अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करना। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे रहे, और अगर जो अस्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे किया जाए। बड़ा अच्छा आपने एक टैगलाइन डाला है। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालित। सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने सारे कार्य कर सकते हैं। इसी अवधारणा में आयुर्वेद आपको बहुत सारे एस्पेक्ट में आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताता है। आपको आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप कितने बजे उठें, आपको कितनी मात्रा में व्यायाम करना चाहिए, आपको कैसा खाना खाना चाहिए, आपको कब सोना चाहिए, आपकी नींद कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हर एक ऋतु में, जैसे इस समय हम शिशिर ऋतु में हैं, तो इस ऋतु में हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, किस मौसम में किस तरह के व्यायाम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, ये सारा बड़े डिटेल में आयुर्वेद में वर्णित है। ये तो हो गई शारीरिक स्वास्थ्य की बात, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में भी आयुर्वेद ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि अगर आप दूसरों को से मतलब झूठ ना बोलें, हमेशा ईमानदारी से काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, तो ये जो आपका जो स्ट्रेस है, जो आप जानते हैं आजकल की सोसाइटी में बहुत प्रिवेल कर रहा है, उन सब कारणों से भी आयुर्वेद आपको बचाता है। इसलिए आज की परिस्थिति में आयुर्वेद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपको स्वस्थ रखने के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो उसका उपचार करने के लिए भी। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि हम किस तरह से जीवन शैली को अपनाते हैं, किस तरह से हम अपना आचार विचार व्यवहार रखते हैं, ये सब चीज़ें आयुर्वेद में एक अध्ययन का विषय है और आयुर्वेदिक महत्व इन सब चीज़ों का है। तो आज की जीवन शैली में जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां, आजकल नई नई बीमारियां भी आ रही है, उसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है डॉक्टर साहब? जी देखिए, आजकल अगर आप देखें, जो हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी कुछ समय पहले तक की बात करूं, कोविड काल से पहले तक, तो हम जो बीमारियों से लड़ रहे थे वो सबसे ज़्यादा थी लाइफस्टाइल डिजीजेज, जिनको हम खराब जीवन शैली से होने वाली बीमारियां कह सकते हैं। आप जानते हैं कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा स्ट्रोक, हार्ट अटैक, मोटापा, हाइपोथायरॉयडिज्म, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि खराब जीवन शैली से होती हैं। और आयुर्वेद जब आपके इस जीवन शैली जन्य विकारों को, जिनको हम आज की डेट में WHO नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलता है, इन डिजीज़ का अगर उपचार अगर कहीं है तो आयुर्वेद में है। किस माध्यम से? पहली चीज़ कि मैं आपको एक आइडियल बॉडी वेट प्रदान करूं, मैं आपको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखूं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखूं, और जो आपके सामाजिक आचार विचार हैं उनके लिए भी आपको मैं स्वस्थ रखूं, तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको करने के लिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभों की बात की गई है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आपका आहार कैसा हो, किस ऋतु में आपको प्रातःकाल में क्या खाना चाहिए, आपको अपने लंच में क्या लेना चाहिए, डिनर में क्या लेना चाहिए, दिन भर में पानी का इंटेक कैसा होना चाहिए, आप जो भोजन ले रहे हैं वो भोजन किस तरीके का होना चाहिए, इन सब के बारे में आयुर्वेद में बड़ा विस्तृत वर्णन है। नहीं, आप अगर इस विषय पे थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो दर्शकों को फ़ायदा मिलेगा कि कौन से मौसम में हमको क्या खाना चाहिए, हमारे डायबिटीज़ ना हो, मोटापा ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, थायराइड की प्रॉब्लम या दूसरी और भी बहुत सारी बीमारियां ये ना रहें, तो हम किस तरह का आहार मौसम के अनुसार हम लें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। ये थोड़ा सा इस पे खुल के आप बताएंगे तो फायदा होगा। मैं अभी एक उदाहरण अभी इसी ऋतु का ले लेता हूँ। आप जानते हैं इस समय बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, अभी संक्रांत से आप निकले हैं। इस समय तिल का सेवन, गुड़ का सेवन,
गर्म पदार्थों का सेवन, च्यवनप्राश का सेवन, इसके अलावा मांस, उड़द इत्यादि जो दालें हैं, कुल्थी की दाल है, इनका सेवन ये इस ऋतु में करना चाहिए। और जिस ऋतु में आपको प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं, अगर आप उसका सेवन उसी ऋतु में करें, वो उसी काल के लिए, उसी समय के लिए बनाई गई। जैसे आप देखते हैं इस टाइम मेथी, पालक, बथुआ, इस तरह की खूब सारी हरी सब्जियां हैं, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, गोभी, मटर, ये सब मौसमी सब्जियां हैं जो इस समय की तासीर के अनुसार अच्छी हैं आपके शरीर के लिए, और इन्हीं का आपको सेवन करना चाहिए। लेकिन हर कोई करे ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को किसी तरह की कोई रोग है तो वो अपने किसी भी चिकित्सक या अपने साथी से पूछ के उसके अनुसार जो भी उसकी तासीर को मैच करती हो, जो उसके लिए ठीक हो, उनका सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से उष्ण पदार्थों का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए। घी आप इस ऋतु में अवश्य लें। आप जानते हैं कि घी इस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा है, रुक्षता आ जाती है शरीर में, तो घी हमारे को एक स्निग्धता भी प्रदान करता है और साथ ही साथ हमारे शरीर को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। ये अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि घी भी आपको खाना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जिनका मोटापा है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये एक भय होता है उनमें कि कहीं मैं घी खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाएगा। उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, अभी कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा। मैं अगर घी की बात कर रहा हूँ तो मैं गाय के घी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। गोघृत की बात कर रहा हूँ। गोघृत में ये स्टडीज़ हुई हैं कि ये हमारे शरीर के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर मान लिया उसके बाद भी हम बात करें, जो हम सामान्य रूप से तेलों का प्रयोग करते हैं, तो जिनको इस तरह की परेशानी है वो अल्प मात्रा में सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, तिल्ली का तेल लें, अलसी का तेल लें। ये शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि आपके हार्ट को कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। तो आपको उस मौसम के अनुसार लेना चाहिए। और अगर मैं यही कहूँ, आप गर्मी के मौसम में सरसों के तेल का ज़्यादा प्रयोग करें तो वो आपको परेशानी कर सकता है, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। अच्छा, मतलब सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है। तो हमारा ये मानना था कि शायद सरसों के तेल की तासीर ठंडी होती होगी, तिल के तेल की तासीर गर्म होती होगी। तो तिल जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है और सर्दियों में इसका सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा भी, जहाँ तक मुझे एक नॉलेज है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पहले के लोग अक्सर तिल के लड्डू या तिल का सेवन करते थे ताकि उससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता था। घुटनों में दर्द है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे बच सकते थे। तो ये जो खान पान का हमारा तरीका है, ये आयुर्वेद में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप जिस मौसम में जिस तरह से खान पान रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज जो वर्तमान परिस्थिति है वो सबके सामने है। अभी हम कोरोना की तीसरी लहर से लड़ रहे हैं और एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन और आ गया है कोरोना का। तो इससे बचाव के लिए हम कोविड से कैसे लड़ें और कोविड से कैसे बचाव करें, इसमें आयुर्वेदिक उपचार की क्या भूमिका है, या क्या आयुर्वेदिक उपचार आदमी कर सकता है घर पे, ताकि अगर उसको लगे कि हाँ, मैं अगर कोविड मेरे हो गया है, मैं कोविड पेशेंट हूँ, तो मैं ये आयुर्वेदिक उपचार करके अपने आप को स्वस्थ कर लूँ। इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखिए, हमारी जो मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय ने इसके बारे में पूरी गाइडलाइन दी हुई हैं। और अगर मान लिया आप पॉजिटिव हैं और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से कई चीज़ें बताई हैं। कुछ तो बचाव के तरीके हैं, कुछ उपचार के तरीके हैं। बचाव के लिए आप जानते हैं, जैसे कि आपने गोल्डन मिल्क के बारे में सुना होगा, हल्दी वाला दूध। अच्छा। इसके अलावा आयुष क्वाथ के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें तुलसी, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी, इनको लेके उस काढ़े को पका के उसमें थोड़ा सा मुनक्का और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो वो सेवन दिन में 2 बार किया जाए या खाली एक टाइम किया जाए? विशेष रूप से 2 बार करना है। उसमें 3 ग्राम वो लेना है, सबको इक्वल अमाउंट में लेके। नहीं, ये थोड़ा सा आप फार्मूला बता देंगे? फार्मूला मैं बता रहा हूँ। तुलसी, सौंठ, काली मिर्च और दालचीनी समान मात्रा में लेना है। इस समान मात्रा को लेके आप एक जगह मिक्स करके रख लीजिए। फिर 3 ग्राम की मात्रा लीजिए, उसको 150 ml पानी में हल्की आंच में पकाना है बिना ढके। जब वो उसका आधा रह जाए, 75 ml के आसपास अगर है, 50 ml, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें और उसका सेवन करें। वैसे तो 2 बार करना चाहिए। इस मौसम में आप 2 बार आसानी से कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में 1 बार भी लें तो चलेगा। इसके अलावा उष्णोदक गर्म पानी का प्रयोग करना, ये, और साथ ही साथ हम काली मिर्च, सौंठ, अश्वगंधा, ये पाउडर्स वगैरह लेते हैं। च्यवनप्राश का सेवन करना, ये उससे बचाव के लिए। बीच में टोकूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने काढ़े की बात बताई। तो काढ़ा भूखे पेट लेना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद लेना चाहिए? वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग कि हमें काढ़ा कैसे लेना है। देखिए, आइडियली काढ़ा खाली पेट लिया जाता है, निरन्न लिया जाता है। उसके आसपास आपने कम से कम 1-2 घंटे तक कुछ भोजन न किया हो, विशेष रूप से खाली पेट ही लिया जाता है। लेकिन ये अप्लाइड टू ऑल नहीं है कि आप हर एक रोगी पे ऐसे हैं। अगर किसी को थोड़ा सा पैथिक लक्षण है या पेट में जलन वगैरह रहती है, तो उसको आप खाने के 1-2 घंटे बाद भी दे सकते हैं। वो
चिकित्सक या उसकी सलाह पे आप अगर लें, अगर किसी तरह की कोई दूसरी आपको परेशानी है, अगर आप स्वस्थ हैं तब तो आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीमार होने पे ये काढ़ा लिया जाए, अगर स्वस्थ व्यक्ति भी अगर ये काढ़ा लेता है तो वो बीमारी से बच सकता है, यानी उसको कोई बीमारी होगी नहीं। जी, जो आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी सामान्य लोगों के लिए दी थी इससे बचाव के लिए, वो ही उसमें ये काढ़ा भी है, हल्दी वाला दूध है, च्यवनप्राश है। इनका अगर नियमित रूप से सेवन किया जाए तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे कि आप किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं उससे लड़ सकते हैं। हम अपने शरीर को मजबूत कर रहे हैं ताकि कोई भी वायरस या किसी भी तरह का कोई हमारे शरीर पर आक्रमण करे तो हम उसका बचाव हमारा शरीर स्वयं कर पाए। अच्छा, इसमें पानी का भी शायद अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। आप गर्म पानी लगातार पीते रहें तो उससे भी अगर कोई इन्फेक्शन आपके अंदर हो गया है, यानी कोई वायरस चला गया है, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है जी। तो गर्म पानी और काढ़ा और उसके साथ जो भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए जो जैसा कि आपने बताया च्यवनप्राश है या और ऐसी जो चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती हैं, जैसे गिलोय है, आपने गिलोय का भी नाम सुना होगा, उसका काढ़ा है, उसका भी प्रयोग करने के लिए बताया गया है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका आहार, आपका खाना, आपको कभी भी एक तो बासी खाना नहीं खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है, आपको हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। और जो मौसमी खाने हैं, जैसे आप हरी सब्जियों की बात करें, लौकी, परवल, टिंडा, तोरई, इस तरह की जो सब्जियां हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, इस मौसम में आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो आपका जो भोजन है वो सर्वांगीण होना चाहिए, उसमें आपकी प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों। तो एक कंप्लीट मील, एक संतुलित आहार अगर आप करेंगे जो कि लघु हो, आसानी से पचने वाला हो और जो आपको खा के आनंद आए, इस तरह का आहार आपको सेवन करना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और पुराने लोग, जो हमारा ग्रामीण परिवेश था या जो पुरानी जीवन पद्धति थी, उसमें इन सब चीज़ों का समावेश होता था। आजकल खान पान ऐसा बदल गया है, जंक फूड और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में रेडीमेड आती है, वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो खान पान, आचार विचार, व्यवहार, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती है। डॉक्टर साहब, हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे, मजबूत रहे, उसके लिए क्या आयुर्वेदिक उपचार हम कर सकते हैं? हम ऐसा कौन सा खान पान अपनाएं सीजनेबल, ताकि हमारी इम्यूनिटी बड़ी मजबूत रहे और हम रोगों से लड़ने के लिए हमेशा जो है पावर में रहें, हमें रोग कोई हरा ना पाए? ऐसा क्या हम यूज़ करें? आयुर्वेदिक ऐसे कौन से उपचार हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें विशेष रूप से सात्विक आहार की बात करते हैं हम। सात्विक आहार का मतलब जैसे दूध है, घी है, शहद है, गुड़ है, आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, काली मिर्च है, इस तरह की अश्वगंधा, इस तरह की बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके आसपास पाई जाती हैं और कई चीज़ें तो आपके घर पे उपलब्ध हैं। अगर आप इसका नियमित रूप से लगातार सेवन करते हैं तो इससे आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये तो हुई औषधियाँ, लेकिन आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए आहार भी हैं। जैसे गाजर आ रही है इस मौसम में, गाजर में बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं, कैरोटीन होता है। इसी तरह से आप मूली की बात कर लें, हरी सब्जियों में आयरन होता है और बाकी बहुत सारे ट्रेसेस होते हैं। इन सब को आप अपनी डाइट में लेते हैं तो ये भी आपके शरीर को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करता है। इसके अलावा चिंता, तनाव इत्यादि ऐसे कारण हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। इसलिए अच्छी निद्रा और चिंता मुक्त रहने के लिए अपने जीवन में योग का समावेश करना बड़ा आवश्यक है। और ये सारे फैक्टर, अगर आप इन सारे फैक्टर, इन 3-4 चीज़ों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आपको रोग को लड़ने की ताकत प्रदान करेगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बताई। खैर, ये सब चीज़ें तो आम आदमी को भी पता है कि हम अच्छी चीज़ें खाएँगे, हरी सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ और जो सीजनेबल सब्जियाँ आती है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब तो खैर हम अपने आहार में लेंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती हैं, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। इस समय आंवला आ रहा है, आंवला बहुत अच्छा है। आयुर्वेद में आंवले को वयस्थापन कहा गया, वो एजिंग को रोकने में हेल्प करता है या आपके सेलुलर रिजनरेशन में हेल्प करता है। तो आंवला है। गिलोय का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है, सब लेकिन जानते मैं हैं। वो कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गिलोय तो है आम भाषा में, लेकिन इसका रेडीमेड उपचार, रेडीमेड टेबलेट जैसे आती है, संशमनी वटी के नाम से गिलोय मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी कुछ आप ऐसे रसायन जैसे जो लोग बाजार से ले सकें और उनका प्रयोग कर सकें। जैसे सर च्यवनप्राश है, आप जानते हैं, उसमें बहुत औषधियाँ पड़ी हुई हैं। इसके अलावा आंवला हो गया आपका, इस आंवले की टैबलेट भी मिलती हैं, आंवले का पाउडर भी आपको बाजार में मिल जाएगा।
और गिलोय मैंने जैसे बताया, गिलोय संशमनी वटी, गिलोय घनवटी के रूप में मार्केट में, या टैबलेट गिलोय की एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी आपको मिलती हैं जी। तो वो आपको मार्केट में एक गुडूची पिपली घनवटी के नाम से है, जिसमें पिपली का चूर्ण या 64 गुड्डूची पिपली घनवटी। हाँ जी, ये हमारे संस्थान में विशेष रूप से इस समय रोगियों को निःशुल्क वितरित भी की जा रही है। और अश्वगंधा, जैसे अश्वगंधा का पाउडर भी आता है, अश्वगंधा टैबलेट फॉर्म में भी आती है। अश्वगंधा रिष्ट के नाम से एक आयुर्वेदिक शास्त्रीय फॉर्मुलेशन है, वो आपका, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अवले हैं, जैसे अगस्त्य रीत की है। इस तरह की औषधियाँ हैं जो कि रोगी के अनुसार वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। तो आयुर्वेद में तो इन औषधियों की भरमार है। नहीं, मैं वही, आपने कुछ चीज़ें बताई है जो टेबलेट्स आती हैं, रेडीमेड आती है, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी को समय नहीं मिल पाता, कहाँ वो गिलोय ढूंढेगा। बाज़ार में मिलती है गिलोय घनवटी, उसने सुबह एक टेबलेट ले ली तो उसको एक इम्यून पावर मिल गया। तो इसीलिए आप जो है गिलोय ले सकते हैं, गिलोय की जो टेबलेट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं डेली। और जैसे अश्वगंधा का जो पाउडर है उसको दूध के साथ ले सकते हैं, या उसकी टेबलेट्स आती हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप इसको नियमित इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, हम रोगों से लड़ पाएंगे। च्यवनप्राश आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सभी दर्शक वैसे जानते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन उनका प्रयोग कब कैसे करना है ये बड़ा उनके लिए समस्या परे विषय होता है। पुराने समय में हमारी दादी, हमारी नानी बहुत से नुस्खे जानती थी, और वो सारे नुस्खे हमारे सब किचन में मौजूद होते थे। हमारा किचन एक आयुर्वेद औषधियों का भंडार होता है, जिसको हम आमतौर पे मसालों के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि किस मसाले का या किस प्रोडक्ट का हम कैसे इस्तेमाल करके कैसे रोग से बच सकते हैं। तो किचन हमारा एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक स्टोर है। इस किचन से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, ये आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं कुछ औषधियों के एग्जाम्पल के साथ जरूर आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप जानते हैं आपके घर में धनिया होता है। जी बिल्कुल। तो कई बार कभी आपको पेट में जलन हो गई, आपके पास और कुछ उपाय नहीं है, तो आप केवल धनिया का पाउडर लेके उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें और उसको ले लें, तो धनिया आपकी इसको जो जलन वगैरह है इसको ये बहुत बड़ा उपयोगिता वाला प्रश्न था। और दर्शकों, इसको बड़े आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि रसोई में इतनी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारे जब कभी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो हम तुरंत प्रभाव से रसोई में जाएंगे और वो चीज़ निकाल के अपन उसको ले लेंगे, तो हम उस बीमारी से या उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो एक जैसे आपने धनिया का प्रयोग बताया, सर धनिया का मैं दूसरा प्रयोग भी बता देता हूँ। अगर मान लिया कभी आपको पेशाब में जलन हो रही है और काफ़ी दिन से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो साबुत धनिया को रात को पानी में भिगा दीजिए, सुबह उसे अच्छे से मसल के निथार लीजिए करीब आधा कप के आसपास, और फिर उसे पी लीजिए, फिर सुबह भिगा लीजिए, शाम को पी लीजिए। आपके जो पेशाब में जलन है उसमें काफ़ी हद तक आपको यूरिन में जो जलन हो रही है वो ये उसको हम धान्य खीम के नाम से जानते हैं। पेट की जलन, यूरिन की जलन आप धनिया से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई बार जानते हैं, कई बार हमको कई रोगी बोलते हैं कि मेरे पेट में फुलाव हो रहा है, अफारा हो गया, गैस बन रही है। तो एक तो सिंपल आपने पहले भी सुना होगा कि हींग लें, आप नाभि पे मल दें, लेकिन अगर उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो घर में आप 1 कप पानी खौलाएं और उस पानी को अलग रख दें, निकाल दें, और उसमें आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ मिला लें और उसको थोड़ी देर हिला के करीब 1 मिनट उस पानी को पिएं, गुनगुना घूट घूट करके। तो उससे जो आपको गैस वैस की दिक्कत हो रही है, बदहजमी वगैरह अगर कुछ हो गई है, तो उसमें बड़ी राहत मिलती है आपको। जी। इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि आपके गले में आपको कुछ खराश या इस तरह की दिक्कत होती है, तो आपके पास काली मिर्च है घर पे, उस काली मिर्च को लेके थोड़ा सा शहद के साथ अगर आप चाटेंगे तो उसको आपको आपके जो गले में दिक्कत हो रही है या खराश हो रही है उसमें आराम आता है। इसके अलावा कई बार आपको खांसी हो रही होती है, तो खांसी में बलगम अगर ज़्यादा आ रहा है तो यही काली मिर्च जो आपके पास पड़ी है, इसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक वगैरह मिला के और थोड़ा शहद के साथ चाट लें और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी ले लें, तो उससे आपको कफ को निकलने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत सारे मसाले हैं। दालचीनी एक बहुत अच्छी औषधि है जिसको कई बार हम प्रयोग करते हैं जब पेशेंट मोटापे में हो, तो रात को आप सुबह उठिए, गर्म पानी, रात को दालचीनी भिगा दीजिए और उस पानी को थोड़ा सा गर्म करके वो दालचीनी का पानी आप पी लीजिए, जो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपका पेट आपको लगता है कि साफ़ नहीं हो रहा है, या कई बार आपको आँव की शिकायत है, तो दोनों आँव या हो गई, तो उसमें आप सौंफ को तवे पे कच्चा मतलब आधा कच्चा आधा पका भून लें। उसको भून के अगर आप उसको खाने से पहले 1-1 चम्मच लें, तो कई बार ये जो आँव और इस तरह की जो पेट में मरोड़ वगैरह की शिकायत होती है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह
घर में बच्चे अगर कभी बीमार हो जाएं, उनको कोई बुखार उखार हो, तो आप तुलसी का थोड़ा सा रस लीजिए पत्तों का, उसमें थोड़ा शहद मिलाकर बच्चे को चटा दीजिए। हल्दी आपके पास उपलब्ध है, कई बार आपको कोई दर्द चोट वगैरह होती है तो हल्दी और सौंठ को थोड़ा सा मिला के, खासकर कभी जोड़ों में कोई सूजन वूजन कईयों के हो जाती है माताओं के, तो वो उसको ले सकती हैं। दूध और सौंठ का प्रयोग है कई बार, जो अगर आपको जोड़ों के दर्द वगैरह की शिकायत है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कुछ इश्यू, तो आपके घर में मेथी है, दाना मेथी को थोड़ा सा भिगा के रख लीजिए, या उसको हल्का सा रखिए और अलसी के बीजों के साथ ले लीजिए। आपके कोलेस्ट्रॉल में दाना मेथी कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत फायदा बहुत अच्छा काम करती है। डायबिटीज़ में घुटनों के दर्द में तो करती है शायद, डायबिटीज़ में भी करती है सर। तो एक ही औषधि है, उसके अनेक प्रयोग हैं, मतलब उनके हिसाब से आप अलग अलग तरीके से, तो ये काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिसके हिसाब से आप अपने किचन में जो आपके पास मसाले हैं, या हमारी भाषा में कहें हम तो सब औषधियाँ ही हैं जी, तो उनका प्रयोग अपने उसमें कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में जो बताए गए रसायन कौन कौन से होते हैं और उनका आज के हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, हमारा शरीर जो पूरा बना है, ये अलग अलग, आप जानते हैं कि अलग अलग टिश्यूज़ हैं, अलग अलग सेल हैं, तब जाके एक पूरा शरीर है कि आपका इसके जी हाँ, हड्डियाँ भी हैं शरीर में, मांस है, आपके शरीर में फैट है। तो ये हमारे आयुर्वेद की भाषा में इनको धातुएं बोला जाता है। तो शरीर में 7 धातुएं होती हैं, और रसायन का बेसिकली आपके शरीर के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनका प्रॉपर बनाना, उनको पूरी तरह से रिप्लेनिश करना और उनको बनाए रखना, ये रसायन का काम है। यह जरा व्याधि नाशनम, जो जरा मतलब बुढ़ापा और बुढ़ापे जन्य व्याधियों का रोक पाए या उनको अरेस्ट कर दे, उनको हम रसायन कहते हैं। रसायन बड़ी ही वंडरफुल ड्रग्स हैं। जब हमारे यहाँ चिकित्सा की बात होती है तो सबसे पहले चिकित्सा से पहले रसायनों और की बात की गई है, क्योंकि ये शरीर को बनाए रखने में, शरीर के सारे धातुओं को, शरीर को पुष्ट रखने में बड़ी मदद करती हैं जी। तो रसायनों का प्रयोग एक तो सामान्य रूप से, जैसे मैंने बताया, आप आंवला खा लीजिए, आप त्रिफला ले लीजिए, आप शिलाजीत ले लीजिए, आप च्यवनप्राश ले लीजिए, तो सामान्य रूप से आपने अपने शरीर को मजबूत करना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई अन्य बीमारी है, तो वहाँ पर भी रसायनों का प्रयोग औषधि रूप में उस रोग के अनुसार किया जाता है, जिसको हम नैमित्तिक रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में जी। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो शिलाजीत उसके लिए बड़ी अमृत है जी। तो यह है कि देश काल के हिसाब से, ऋतु के आधार पे हमको उसकी डोज और उसके क्या क्या किसके साथ देना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं, जैसे अगर किसी को हार्ट की डिजीज़ है, आपने अर्जुन के बारे में बहुत सुना होगा, न केवल वो अर्जुन छाल न केवल हार्ट के उसको बचाव में भी है, उपचार में भी है, लेकिन उस हृदय के लिए एक रसायन भी है। तो इस तरीके से बहुत सारी, हड्डियों के लिए बात करें तो अश्वगंधा जैसी औषधियाँ हैं। अगर मान लिया आपको कोई मानसिक कुब है, स्ट्रेस है, इन सब चीज़ों में आप अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे मेद्य रसायन बताए गए जो आपकी स्ट्रेस और उनको रिलीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे मैंने अभी गिलोय की भी बात करी, आपने शंखपुष्पी का नाम सुना होगा। इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ हैं जो अलग अलग रोग विशेष में विशेष रूप से कार्य करती हैं। न केवल उस रोग को ठीक करती हैं, साथ में पूरे शरीर को भी ओवरऑल हील करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है रसायन का। और आज के सिनेरियो में किसी भी तरह की व्याधि, और खासकर जो इस टाइम में हमारा ये कोविड काल चल रहा है, इस समय रसायनों का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड में बहुत सारी कंडीशन में पेशेंट कोमॉर्बिडिटी में होता है, कोई डायबिटिक है, कोई कुछ है, तो जो भी औषधियाँ वो ले रहा है, अगर उसके साथ उसकी व्याधि के अनुसार कोई रसायन योग जोड़ दिया जाए तो वो उसको और अच्छे से मदद करेगा उस रोग से लड़ने के लिए भी और उस रोग से बचाव में। अच्छा, ये जो अपना योग और प्राणायाम है, इनका भी हमारे जीवन शैली में बड़ा महत्व है और बीमारियों से बचाव के लिए भी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, योग और प्राणायाम का तो एक तो दो माध्यम है। योग से आप एक तो पहला भाव हम शरीर को पुष्ट करने वाला लेते हैं कि हमारा शरीर सुडौल रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन दूसरा जो भाव है योग का, वो है आपके हायर फंक्शंस पे, आपके ओरिएंटेशन पे, आपके जो स्ट्रेस रिलीविंग, या आप ये कहें कि आपको मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रखना है, उस चीज़ के लिए भी। मैं कुछ उदाहरण पे ज़रूर बात करूँगा। जैसे हम प्राणायाम की बात करते हैं, देखा जाए तो अगर मोटा मोटी बात करें तो प्राणायाम केवल एक आप श्वास की गति का आयाम कर रहे हैं जी, मतलब एक तरह का ब्रीदिंग पैटर्न है जिसको आप फॉलो करते हैं। लेकिन प्राणायाम केवल ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है, इससे जो आपके हार्ट को मिलने वाली ऑक्सीजन है, साथ में ब्रेन को जो आपका पोषण मिल रहा है, उसके साथ आपके शरीर में बहुत सारे एंडोर्फिन्स और इस तरह के जो अच्छे केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं, जो कि आपको और मेंटल बूस्टअप करते हैं, स्ट्रेस एलिमिनेट करते हैं। इसलिए योग प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और वो आपको अपनी जीवन शैली में विशेष रूप से हमेशा प्रयोग करना चाहिए।
बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। दोस्तों, हम इस तरह से इन चीज़ों का प्रयोग करके हम रोगों से बच सकते हैं। अगर कोई बीमारी हमको घेर लेती है तो हम घर में ही उनका उपचार भी कर सकते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, और नहीं तो आयुर्वेदिक संस्थान में या कहीं डॉक्टर की सलाह और उसका परामर्श लेकर के भी आयुर्वेदिक आप उपचार कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। समय हमारे पास थोड़ा रह गया है, समय कम है, तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना निरोगी जीवन जी सकें? बड़े आसान शब्दों में आप उनको देखिए, आसान शब्दों में मैं बार बार फिर से आपको लगेगा कि शायद रिपीटेटिव है। एक तो अपना भोजन बिल्कुल अच्छा रखें। बिल्कुल। भोजन में जो भी सारे तत्व होते हैं उनका समावेश करें। हमेशा जो मौसमी फल सब्जियां हैं उन्हीं का प्रयोग करें। अगर गर्मी का मौसम है तो उसी आधार पर वहाँ पे फल आएँ। दूसरा, आपकी नियमित कोई ना कोई शारीरिक एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको कोई व्यायाम, योग इत्यादि इन चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अपना भी ध्यान रखें और आसपास लोगों का सेवा भाव से ध्यान रखते हैं तो वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृतम मध्य मैथुनात्। आयुर्वेद में आचार रसायन में कुछ ऐसा कहा गया है कि आप सच बोलो, किसी का अनादर मत करो, क्योंकि अगर मैं आपसे कोई गलत बात ऊंची आवाज़ में बोलता हूं तो न केवल मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। इसलिए ना नृत्य बुरियात, झूठ ना बोलें, एक दूसरे को मानसिक संबल प्रदान करें, क्योंकि समय ऐसा है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा आचार और अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है वो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। बहुत ही सुंदर बात दर्शकों आपके लिए डॉक्टर साहब ने बताई है कि आचार, विचार और व्यवहार के साथ अच्छा खान पान हमें स्वस्थ रख सकता है और हमें रोग से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।